हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम +2 इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, जो कि पूरी तरह से बाजार पर बेस्ड है। यानी आपको हमने 9 चैप्टर रिवेन्यू वाले चैप्टर में, आगम वाले चैप्टर में ये बताया था कि बाजार जो है वो 3 प्रकार का होता है। मेनली उसमें 3 प्रकार हमने बताया आपको। पहला पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसको हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं। दूसरा एकाधिकार बाजार, जिसको हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं। और तीसरा एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, जिसको हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कहते हैं। तो लेकिन ये जो तीनों मार्केट हैं, इनके अलावा भी मार्केट के और भी रूप हो सकते हैं। जैसे कि एक होता है ओलिगोपोली, अल्पाधिकार बाजार। इसी तरह एक होता है ड्यूलोपोली, द्वादाधिकार बाजार। यानी परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है, उसमें सेलर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट, असंख्य। लेकिन मोनोपोली कंपटीशन जो होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सेलर्स की संख्या तो उसमें भी ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत असंख्य नहीं होती। परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा कम संख्या उसमें विक्रेताओं की होती है। और दूसरा, परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स होते हैं या उत्पादक होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, वो सब एक जैसी वस्तु को प्रोड्यूस करते हैं। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर्स तो काफ़ी होते हैं, लेकिन सब डिफरेंट गुड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों में ये अंतर था। तीसरा जो मार्केट होता है वो होता है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में केवल किसी वस्तु का एक सेलर और एक प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक या सेलर विक्रेता केवल एक होता है, और उसके जैसी वस्तु का उत्पादन करने वाला और उसकी बिक्री करने वाला कोई अन्य बाजार में विक्रेता या उत्पादक उपलब्ध नहीं होता है। इसके अलावा मैंने बताया कि ड्यूलोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें किसी वस्तु के केवल 2 सेलर्स होते हैं, ओनली 2 सेलर्स। दे प्रोड्यूस डिफरेंशिएट गुड टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। और जो लास्ट बताया ओलिगोपोली मार्केट हम जो कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अल्पाधिकार। तो अल्पाधिकार बाजार में किसी वस्तु के फ्यू अर्थात कुछ सेलर होते हैं। ये पहचान भी है इसकी, फ्यू सेलर जब वर्ड यूज हो तो वो हमारी अल्पाधिकार बाजार यानी ओलिगोपोली मार्केट होगी। अब देखिए, जो मोनोपोली मार्केट होता है उसमें एक सेलर होता है या प्रोड्यूसर होता है। ड्यूलोपोली में 2 होते हैं या सेलर और प्रोड्यूसर, और ओलिगोपोली में 2 से ज़्यादा और मैक्सिमम 10। ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसकी मेन पहचान यही है कि हम फ्यू सेलर्स इसमें लिखते हैं, यानी कुछ विक्रेता, कुछ में 2 से ज़्यादा और मैक्सिमम 10। जैसे एक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ओलिगोपोली मार्केट का, अल्पाधिकार का, तो भारत में जो ऑटोमोबाइल्स यानी जो कारों का बाजार है वो आपका अल्पाधिकार या ओलिगोपोली मार्केट का एक करंट एग्जाम्पल है। क्योंकि भारत में जो कार बनाने वाली कंपनियां वो 5-6 हैं, तो ये 10 से कम है और 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए ओलिगोपोली मार्केट। अब वैसे हम देखिए, विशेष रूप से जब मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 हिस्सों में मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेनली, कि एक होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट और एक नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो मेनली हम परफेक्ट कंपटीशन को लेते हैं, और नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो है हम मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और ड्यूलोपोली आदि को शामिल करते हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसका वर्णन मेनली 10th चैप्टर में है। वो अभी हम आपको इसमें बाद में बताएंगे, लास्ट में पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। लेकिन आज हम 13 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो पहला कंसेप्ट है वो है मोनोपोली। तो सबसे पहले देखिएगा कि मोनोपोली होता क्या है। तो मोनोपोली की अवधारणा पर
चैप्टर का नाम है गैर प्रतियोगी बाजार, जिसमें हम एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार यानी मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले मोनोपोली क्या है, मोनोपोली, कंसेप्ट ऑफ मोनोपोली हम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान कीजिए, अर्थशास्त्र के में बाजार की इस स्थिति को, अर्थशास्त्र में बाजार की उस स्थिति को जिसमें किसी वस्तु के उत्पादन पर केवल एक फर्म का नियंत्रण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोनोपोली कहते हैं। यानी इन इकोनॉमिक्स market situation in which only one firm produce of a good is called, or one firm have control over production of a good is called monopoly। तो मोनोपोली जो है, एकाधिकार बाजार वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही उत्पादक होता है तथा उस वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। तो मेनली ये है कि मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ ए कमोडिटी विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मैंने आपको बताया कि ओलिगोपोली मार्केट में किसी वस्तु का केवल एक सेलर होता है और वो जिस वस्तु का प्रोडक्शन करता है उसके जैसी वस्तु का प्रोडक्शन करने वाली और यहाँ तक कि सेल करने वाली कोई अन्य फर्म मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, देखिए हम लोग जो बिजली घरों में यूज करते हैं, तो बिजली आप विचार कीजिए कहाँ से प्राप्त होती है। तो हमें विचार करने पर ये पता चलेगा कि हमें जो बिजली मिलती है वो हरियाणा विद्युत बोर्ड के द्वारा मिलती है, यानी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। तो आप देखिए, बिजली बेचने वाली हम लोगों को केवल एक ही कंपनी है, एक ही संस्था है जिससे हमें बिजली उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम रेल में यात्रा करना चाहते हैं तो आप देखिए, हम भारतीय रेल, भारत की ही रेल में, भारत सरकार की रेल में यात्रा करते हैं, रेल का कोई ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, लेकिन आजकल शुद्ध मोनोपोली आजकल नहीं मिलती है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध मोनोपोली का मतलब प्योर मोनोपोली नहीं है, क्योंकि हर चीज का सब्स्टिट्यूट आ गया है। अब देखिए, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं इस क्षेत्र में बिजली का ऑप्शन कोई ना हो, लेकिन आप चले जाइए दिल्ली से आगे का जो हरियाणा का जो क्षेत्र है या दिल्ली है, उसमें रिलायंस भी जो है बिजली उपलब्ध करवा रही है और कई अन्य कंपनियां जो है वो बिजलियां उपलब्ध करवा रही है। तो प्योर मोनोपोली आज नहीं है। तो आगे बात करते हैं इसकी परिभाषा की, डेफिनेशन की। तो ध्यान करना कि एकाधिकार बाजार को तुष्वानी, एक अर्थशास्त्री कहते हैं एकाधिकार बाजार वह बाजार है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, वह जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसका निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता तथा फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। यानी मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच there is a single seller, there are no close substitute for commodity it produce, there are barrier to entry, अर्थात जिस वस्तु का वो उत्पादन करते हैं उस वस्तु का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है, नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं होती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कि जो मोनोपोली है उसकी फीचर्स की, मोनोपोली मार्केट की फीचर्स की बात करते हैं। तो देखिए, मोनोपोली मार्केट की फीचर्स में, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, तो सबसे जो पहली फीचर है वो है एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। तो इसमें आप ध्यान कीजिए कि इन मोनोपोली या अंडर मोनोपोली मार्केट देयर इज ए सिंगल सेलर ऑफ ए गुड, यानी एक वस्तु का सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर, किसी एक वस्तु का केवल एक ही विक्रेता या उत्पादक होता है। ठीक है, और द सेलर इज ए ग्रुप ऑफ सम इंडिविजुअल्स, वो जो सेलर है, ठीक है, वो इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, एक जॉइंट वेंचर कंपनी हो सकती है,
या एक स्टेट हो सकता है, ठीक है। इसलिए एकाधिकार में एक ही फर्म होती है, देयर इज ए सिंगल फर्म, बट नंबर ऑफ बायर्स इज वेरी लार्ज, लेकिन क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इसलिए हैंस नो ए सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस, इसलिए एक अकेला क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। ये आप जानते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बच्चों को हो जाती है, वो सेलर्स और बायर्स के चक्कर में। एक चीज आप माइंड में बैठा लीजिए कि बायर्स किसी भी मार्केट में 1 2 3 4 नहीं होते हैं। बायर्स हर मार्केट में जो है लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे। जो मार्केट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वितरण बांटा गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो केवल सेलर और प्रोड्यूसर के बेस पे किया गया है। भाई एक प्रोड्यूसर एकाधिकार या मोनोपोली मार्केट, 2 प्रोड्यूसर ड्यूलोपोली या द्वाधिकार, कुछ प्रोड्यूसर ओलिगोपोली मार्केट यानी अल्पाधिकार, बहुत से लेकिन अलग अलग वस्तु बनाने वाले एकाधिकारी प्रतियोगिता, और असंख्य और समान वस्तु बनाने वाले ये पूर्ण प्रतियोगिता। तो सेलर्स के आधार पर ही हम, सेलर्स और उत्पादक के आधार पर ही हम केवल जो है बाजार को वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, ना कि बायर्स के आधार पर। बायर्स तो हर मार्केट में बहुत ज्यादा होंगे। भाई रेल में लाखों लोग सफर करते हैं, मोनोपोली का उदाहरण है। बिजली जो है लाखों लोग, सभी लोग यूज करते हैं, मोनोपोली का उदाहरण है। कार बहुत लोग यूज, देश के सब लोग यूज करते हैं, वो ओलिगोपोली का उदाहरण है। कहने का मतलब है कि हम बायर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं करते, बल्कि सेलर्स के बेस पे करते हैं। क्योंकि अब इसमें बताया कि सेलर्स एक होता है, बायर्स बहुत होते हैं, इसलिए बायर किसी जो एकाधिकारी की जो कीमत है उसको इफेक्टेड नहीं कर सकता। इसके बाद है दूसरा, एकाधिकारी फर्म उद्योग भी है, यानी प्योर मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। जो प्योर मोनोपोली फर्म होती है वो इंडस्ट्री भी होती है, क्योंकि आपको बताया कि मोनोपोली में केवल एक ही फर्म होती है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट बनाने वाली फर्म नहीं होती। इसलिए, और फिर हमने आपको बताया था कि भाई इंडस्ट्री इज ए ग्रुप ऑफ फर्म, यानी फर्मों के ग्रुप को इंडस्ट्री कहा जाता है। इंडस्ट्रियों का ग्रुप ही तो फर्म हुआ, लेकिन यहाँ तो फर्म ही एक है, इसलिए फर्म और इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात फर्म ही अपने आप में इंडस्ट्री होती है। इसके बाद है थर्ड, नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म। प्राय एकाधिकारी उद्योग में जनरली जो मोनोपोली इंडस्ट्री होती है उसमें नई फर्मों के प्रवेश पर कुछ बाधाएं या प्रतिबंध होते हैं। देयर आर सम बैरियर्स टू एंटर न्यू फर्म इनटू द इंडस्ट्री। नई फर्में कोई भी इजीली नहीं आ सकती, उसमें कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे पेटेंट अधिकार, किसी तकनीक या कच्चे माल पर प्रभुत्व इत्यादि। यानी पेटेंट अधिकार किसी मामले में अगर किसी ने ले लिया है तो कोई अन्य प्रोड्यूसर उस वस्तु को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज बना देते हैं जो अभी तक देश के अंदर नहीं बनी और आप उसको पेटेंट करा लेते हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति उस वस्तु को नहीं बना सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से नई फर्म एंटर नहीं कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि कीमत, इसके बाद है निकटतम स्थानापन्न का अभाव। मैंने बताया एक विशुद्ध का मतलब है प्योर मोनोपोली फर्म वो होती है जो ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रही है जिसका दूसरी फर्मों के उत्पादन में कोई प्रभावशाली स्थानापन्न नहीं होता। यानी प्योर मोनोपोली फर्म एक वो होती है जो उस वस्तु का उत्पादन करती है जिसके जैसी वस्तु का उत्पादन करने वाली मार्केट में कोई अन्य फर्म ही नहीं है, यानी कोई अन्य उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है, तो वही प्योर मोनोपोली फर्म कहलाती है। यानी इस बाजार की स्थिति में निकटतम स्थानापन्न का पूरी तरह से बाजार में अभाव पाया जाता है, लेक पाया जाता है। इस बाद कीमत नियंत्रण। तो देखिए, एकाधिकारी अकेला ही बाजार में वस्तु की पूर्ति करता है। आपको हमने बताया कि एकाधिकार की स्थिति में बाजार में केवल एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है या एक उत्पादक होता है। अब बाजार में जितना भी माल बेचा जाता है वो अकेला ही उसकी सप्लाई करता है। ठीक है, इसलिए
उसका वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ ए फर्म, क्योंकि एक ही फर्म होती है। यानी यहाँ फुल कंट्रोल का मतलब है कि एक मोनोपोली फर्म अपनी वस्तु की कीमत अपनी इच्छा अनुसार तय कर सकता है। वो चाहे तो कम तय कर सकता है, वो चाहे तो ज्यादा तय कर सकता है। अतएव वह अपने उत्पादन की कीमत कम या अधिक निर्धारित कर सकता है। एकाधिकार में अंडर मोनोपोली फर्म इज प्राइज मेकर, ठीक है, नॉट टेकर। तो जो मोनोपोली में एक ही फर्म होती है वो फर्म कीमत निर्धारक होती है, ना कि स्वीकारक। अर्थात वो खुद तय करती है कि उसने वस्तु की कीमत क्या रखना है, ना कि जो ग्राहक देगा वो कीमत वो लेने को स्वीकार नहीं होती है। इसके बाद है विभिन्न औसत और सीमांत आगम। एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू जो कर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैंने बताया था कि मोनोपोली मार्केट के अंदर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आर डिफरेंट टू ईच अदर, दे आर डाउनवर्ड स्लोप, वो नीचे की ओर ढलवा होते हैं, ठीक है। MR कर्व ऑलवेज बिलो द AR कर्व, MR कर्व हमेशा AR कर्व के नीचे होता है, जैसा ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात आती है, ये 9 चैप्टर में भी आपने पढ़ा है। इसके बाद है कीमत विभेद की संभावना। नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है आपका कीमत विभेद की संभावना। अर्थात कीमत विभेद की संभावना कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। व्हेन ए प्रोड्यूसर, जब एक उत्पादक सेल हिज सेम गुड टू डिफरेंट बायर एट डिफरेंट प्राइस, इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब एक उत्पादक अपनी एक ही वस्तु को या समान वस्तु को विभिन्न उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमतों पर बेचता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कीमत विभेद कहते हैं। यानी आप यूं कहिए, कीमत विभेद से अभिप्राय एक विक्रेता द्वारा अपनी एक ही वस्तु को या समान वस्तु को अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग कीमतों पर बेचना क्या कहलाता है, कीमत विभेद। इट इज द पॉलिसी अंडर विच ए सेलर सेल हिज सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट बायर्स और डिफरेंट यूज एट डिफरेंट प्राइस। इट इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। ये एक अधिकार बाजार की मुख्य विशेषता है। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने आपको एक अधिकार बाजार के उदाहरण बताए और उनमें पहला उदाहरण हमने बताया रेलवे का, एक बताया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। आप विचार कीजिए इन पर। देखिए, मान लीजिए हम पलवल से या दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस से। तो राजधानी एक्सप्रेस एक ही गाड़ी है और भारत सरकार उसकी ऑनर है। तो एक 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति फर्स्ट क्लास में जाता है एसी में, एक सेकंड क्लास में और एक जो है जनरल डिब्बे में जाता है। तो आप विचार कीजिए कि तीनों व्यक्तियों का किराया जो है वो अलग अलग होगा। यानी रेलवे फर्स्ट क्लास वाले से अलग किराया वसूल कर रही है, उससे हाई किराया वसूल करेगी। सेकंड क्लास वाले से उसकी अपेक्षा कम, और जो डेली पैसेंजर या जो जनरल डब्बे में जा रहा है उससे सबसे कम किराया वसूल किया जाएगा। तो ये और कुछ नहीं बल्कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी ही होती है। ऐसे ही आप विचार कीजिए जो है बिजली बोर्ड पर। बिजली बोर्ड में भी आप ये देखते हैं कि बिजली बोर्ड भी कई क्षेत्रों को बिजली उपलब्ध कराता है। घरेलू क्षेत्र को उपलब्ध कराता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को उपलब्ध कराता है, एग्रीकल्चर को उपलब्ध कराता है। तो आप विचार करेंगे कि ये एक व्यक्ति के पास तीनों हैं, मतलब वो इंडस्ट्री भी चलाता है, वो उसका घर भी है और वो कृषि कार्य भी करता है। तो आप देखेंगे एक ही व्यक्ति से वो अलग अलग यूज के लिए अलग अलग कीमतें वसूल करता है बिजली बोर्ड भी। जैसे एग्रीकल्चर के लिए सबसे कम बिजली के रेट पर वो उपलब्ध कराएगा, ठीक है, और अन्य पर उससे महंगी। इसके बाद है, अब बात करते हैं जो मोनोपोली मार्केट है उसके अराइज होने के कुछ रीजंस होते हैं बेटा। अर्थात हमारे मन में आता है जी मोनोपोली मार्केट का उदय कैसे होता है, हाउ इट द मोनोपोली सिचुएशन इज अराइज। यानी मोनोपोली मार्केट का जो उदय है वो कैसे होता है, हाउ डज ए मोनोपोली मार्केट अराइज। तो इसके 3-4 कारण दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, सरकार द्वारा लाइसेंस देना या नियंत्रण करना, यानी गवर्नमेंट लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट कंट्रोल। तो देखिए इसमें कई बार क्या होता है कि सरकार जो है मेनी टाइम गवर्नमेंट, ठीक है, जो है ऑफर्ड लाइसेंस फॉर ए
स्पेसिफिक पर्सन टू प्रोड्यूस ए गुड। कई बार एक जो सरकार है, एक देश की राज्य की सरकार है, किसी वस्तु विशेष को उत्पादन करने की परमिशन जो है लाइसेंस के माध्यम से किसी एक व्यक्ति या संस्था को दे देती है, दे सकती है, ठीक है। और इसके कारण एक अधिकार बाजार का उदय हो जाता है। मान लीजिए आप कोई चीज उत्पादन करना चाहते हैं, सरकार केवल उसका लाइसेंस आपको ही दे दे और किसी को ना दे, तो आपकी उस वस्तु के उत्पादन पर मोनोपोली हो जाएगी। तो सरकार लाइसेंस के द्वारा मोनोपोली को अस्तित्व में ला सकती है या उसका उदय कर सकती है। और सरकार ये भी निर्णय ले सकती है कि किन्हीं वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन पर केवल उसी के विभागीय उद्यमों का नियंत्रण है। इसके साथ साथ सरकार ये भी डिसाइड कर सकती है कि किसी विशेष वस्तु के उत्पादन पर केवल उसके विभागों का ही जो है एकाधिकार रहेगा। उदाहरण के लिए रेलवे विभाग, जैसे भारत सरकार का ये डिसीजन है कि रेलवे विभाग भारत सरकार के अंडर में ही रहकर काम करेगा। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है पेटेंट अधिकार, पेटेंट राइट। देखिए कई बार पेटेंट राइट होता क्या है, नए उत्पादों पर पेटेंट अधिकार प्राप्त करना पेटेंट राइट कहलाता है। यानी जब भी कोई चीज आप नया मार्केट में लाते हैं तो उसको अगर पेटेंट करा लेते हैं तो उस पर आपको पेटेंट अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बदले में आपको रॉयल्टी मिलती रहती है। जैसे हम एक एग्जांपल नहीं, मान लीजिए जिस व्यक्ति ने सीलिंग फैन पहली बार बनाया होगा, तो जब तक सीलिंग फैन दुनिया में रहेंगे उसके परिवार को उसकी रॉयल्टी का एक हिस्सा जो है पेटेंट के रूप में जाता रहेगा। इसका पेटेंट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है वस्तु के आकार, वस्तु के डिजाइन या अन्य किसी विशेषता के संबंध में एकाधिकार का अधिकार प्राप्त करना। यानी मान लीजिए आपने कोई नया डिजाइन तैयार कर दिया, कोई आकार तैयार किया, अन्य कोई विशेष कार्य कर दिया और उसके संबंध में उसको आपने पेटेंट अगर करा लिया तो उसके बदले में आपको पेटेंट अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार कोई नई तकनीक का भी पेटेंट प्राप्त किया जा सकता है ताकि कोई अन्य फर्म उसका प्रयोग ना कर सके। इसका कारण ये होता है कि जब आप पेटेंट करा लेते हैं तो कोई भी अन्य फर्म उस उत्पाद को प्रयोग नहीं कर सकती बिना आपकी लिखित परमिशन के। और जब आप परमिशन ग्रांटेड कर देते तो परमिशन के बदले में आप उससे कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं, जिसको रॉयल्टी कहते हैं। परिणाम स्वरूप पेटेंट अधिकार की स्वीकृति से एक अधिकारी बाजार संरचना का उदय होता है। तो इससे मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइव होता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट है जो व्यापार गुट। तो इनके अलग अलग भी अर्थ आ जाते हैं। पेटेंट अधिकार का क्या अर्थ है, व्यापार गुट का अधिकार, व्यापार गुट का क्या अर्थ। तो व्यापार गुट पढ़ते हैं। तो व्यापार गुट देखिए, व्यापार गुट का मतलब क्या है? व्यापार गुट का मतलब है व्यापारियों का गुट। इसका अर्थ होता है कि फर्म जो है, फर्मों के एक समूह द्वारा सामूहिक निर्णय लेना। इसका मतलब है कि फर्मों के एक समूह द्वारा सामूहिक निर्णय लेना ताकि आपसी प्रतियोगिता को समाप्त किया जा सके। इसका मतलब ये होता है। इसका अर्थ फर्मों के एक समूह द्वारा सामूहिक निर्णय लेना ताकि परस्पर प्रतियोगिता को रोका जा सके और बाजार पर एकाधिकार नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। देखिए व्यापार गुट का मतलब है जब किसी मार्केट में कुछ फर्में होती हैं तो वो कई बार क्या होती है कि वो एक ग्रुप बना लेती हैं, गुट बना लेती हैं। गुट बनाकर जो है मोनोपोली जैसा व्यवहार करती हैं। यानी उसमें एक समझौता हो जाता है कि भाई कोई भी कीमत कम नहीं करेगा, ठीक है, केवल क्वालिटी बढ़ाकर ही हम प्राइस को ज्यादा कर पाएंगे। तो इससे उत्पादन और कीमत से संबंधित उनमें एक समझौता हो जाता है जिससे कोई भी अपनी कीमत को कम नहीं करता। वो लोगों के साथ एक मोनोपोली जैसा व्यवहार करते हैं, अर्थात कीमतें रिड्यूस नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन में हमेशा कीमतें कम होती हैं, ठीक है, जिसका लॉस सीधा सीधा जो है उत्पादक को होता है और उसका फायदा ग्राहकों को होता है। तो इसके बाद कहता है ताकि परस्पर प्रतियोगिता को रोका जा सके और बाजार पर एकाधिकारी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। प्रतियोगी फर्में मोटे तौर पर कीमत और उत्पादन संबंधी एक समझौता कर लेती है। मैंने अभी बताया कि आप वो आपस में एग्री हो जाती हैं एक दूसरे, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता नहीं होती और एक प्रकार से संयुक्त एकाधिकारी बाजार संरचना का उदय होता है। यानी मिलकर वो बाजार एकाधिकारी बाजार
संरचना का उदय कर देती हैं। इसके बाद लास्ट है प्राकृतिक एकाधिकार। आपका किसी, यानी वो कहता है कि मान लीजिए आप किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं, या वो कहता है कि आपका किसी प्राकृतिक साधन पर भी पूर्ण नियंत्रण हो सकता है, ठीक है। इससे भी एकाधिकार बाजार का उदय होता है। मान लीजिए आप किसी द्वीप पर चले गए जहां आपने कोई पानी के स्रोत की खोज कर ली, पानी का सोर्स आपने खोज लिया द्वीप पर, तो आप जो है प्राकृतिक साधन है पानी, तो उस पर आपका एकाधिकार हो गया। तो इससे भी एकाधिकार बाजार का उदय होता है। अब यहाँ एक टॉपिक अलग से है जो, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट है। पेटेंट अधिकार की स्वीकृति किस लिए दी जाती है? अभी ये क्वेश्चन आपके मन में उठता होगा। तो देखिए, पेटेंट अधिकार की स्वीकृति, पेटेंट अधिकार जो दिया जाता है एक तरह से रजिस्टर्ड हो जाता है आपके नाम से, जो भी कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा, तो शोध और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पेटेंट का अधिकार जो है, नई नई रिसर्च हो देश के अंदर, डेवलपमेंट हो, उसको प्रोत्साहित इंकरेज करने के लिए दिया जाता है। दूसरा, नई खोज और नए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी पेटेंट अधिकार की स्वीकृति दी जाती है। तो ये आपका एक जो है मार्केट, मोनोपोली मार्केट क्या होता है, ये आपका जो है खत्म हो गया। इसके बाद बात करते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। तो देखिए, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार क्या है? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, तो जैसा कि इसमें नाम से पता चल रहा है, एकाधिकारी और प्रतियोगिता, इसमें एकाधिकार भी होगा अर्थात मोनोपोली भी होगी और साथ में कंपटीशन भी होगा। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, बाजार की वह स्थिति है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ सेलर्स लार्ज होंगे, ठीक है। बट ऑल द प्रोड्यूसर, परंतु प्रत्येक विक्रेता या ईच प्रोड्यूसर प्रोड्यूस डिफरेंशिएट गुड्स टू ईच अदर, लेकिन जो प्रत्येक विक्रेता है दूसरे विक्रेताओं की वस्तु से किसी न किसी रूप में भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यानी ईच प्रोड्यूसर प्रोड्यूस डिफरेंशिएट गुड टू ईच अदर, प्रत्येक उत्पादक एक दूसरे से भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। गुड्स डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड्स इन फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम, यानी वस्तुओं में जो भिन्नता है वो ब्रांड के नाम पर हो सकती है, अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं। ट्रेडमार्क या गुण भेद, मेरिट और डीमेरिट के भेद पर, और उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के अंतर के रूप में हो सकती है। और जो कंज्यूमर्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंस के रूप में हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के वास्तव में अगर हम कहें, कई प्रकार के हमने मार्केट में पढ़े, लेकिन सबसे जो वास्तव में मार्केट आज के युग में मिलता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का ही युग है। वास्तविक जीवन में इस प्रकार की ही प्रतियोगिता के बहुत उदाहरण मिलते हैं। इसमें एक एक वस्तु की कई डिफरेंट वैरायटीज मिलती हैं, जैसे पेप्सोडेंट, कोलगेट, एंकर, बबूल आदि का टूथपेस्ट का उत्पादन करने वाली फर्में एकाधिकार प्रतियोगिता के उदाहरण हैं। तो जितना भी आप देखते हैं, चाहे वो नहाने के साबुन हैं, चाहे वो पेस्ट हैं, चाहे वॉशिंग पाउडर हैं, कोई भी चीज क्यों नहीं है, ये सारा जो है एक एक चीज की बहुत वैरायटीज आपको मिल जाती है। तो ये सब किस चीज का उदाहरण है? ये और किसी चीज का उदाहरण नहीं, बल्कि एकाधिकार प्रतियोगिता का ही उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं कि हम सीधे आते हैं, वास्तव में एकाधिकार प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी स्थितियों के बीच की स्थिति है। देखिए, आपको हमने रिवेन्यू वाले चैप्टर में थोड़ा बताया था कि मार्केट 3 तरह की वहां बताई थी कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स लार्ज होते हैं, तो इसमें भी लार्ज होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने बताया एकाधिकार में एक व्यक्ति का एकाधिकार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रतियोगिता होती है, एकाधिकार में एकाधिकार, एक का ही अधिकार होता है। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है। तो उन दोनों की फीचर्स, पूर्ण प्रतियोगिता इन परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट की फीचर्स, दोनों की कंबाइंड फीचर जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मिलती है।
यानी एकाधिकार से यहाँ एकाधिकार ले लिया और परफेक्ट कंपटीशन से यहाँ कंपटीशन ले लिया, इसलिए बन गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ मोनोपोली भी होती है, यानी एकाधिकार भी होता है, एक का अधिकार भी होता है और साथ में कंपटीशन भी होता है। जैसे मान लो पेप्सी वाला है, अब जिसकी जो पेप्सी प्रोड्यूस कर रहा होगा, अन्य कोई व्यक्ति तो पेप्सी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, तो इसलिए पेप्सी पर उसकी मोनोपोली है। अब क्योंकि पेप्सी एक कोल्ड ड्रिंक है, हजारों तरह की सैकड़ों तरह की कोल्ड ड्रिंक है, इसलिए कंपटीशन भी है, तो इसलिए एकाधिकारी प्रतियोगिता इसको कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए वास्तव में एकाधिकारी प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की बीच की स्थिति है। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक हो और असीमित होती है और उनका उत्पादन समरूप होता है, और एकाधिकार की स्थिति में केवल एक विक्रेता होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या तो अधिक होती है, परंतु उसका उत्पादन एक समान नहीं होता, उसमें भिन्नता पाई जाती है, इसलिए प्रत्येक उत्पादक अपने उत्पादन के संबंध में एकाधिकारी होता है। कोई दूसरा उत्पादक उसके उत्पादन के समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता। तो ये इसका, अब बात करते हैं हम अर्थ का। तो देखिए एकाधिकारी प्रतियोगिता, सैमुअल्सन कहते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के कई क्रेता और विक्रेता होते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार में वस्तु के कई निकटतम स्थानापन्न होते हैं और उत्पादक का कीमत पर सामान्यतः आंशिक नियंत्रण होता है। तो मोनोपोली कंपटीशन इज ए फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स, यानी क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और फिर कॉमोडिटी एक वस्तु है। ए प्रोडक्ट इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक वस्तु हैज ए लार्जर नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी एक वस्तु की बहुत सी क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, एंड ए प्रोड्यूसर जनरली एक्सरसाइज पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, और एक उत्पादक है जो है आंशिक कीमत जो है नियंत्रण करता है।